नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको मैं मिलवा रहा हूं आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट लोगों से। इम्पोर्टेंट से मेरा मतलब है वो लोग जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी के स्टार हैं, जिन पर लीगल फ्रेटर्निटी को ना केवल प्राउड है बल्कि वो उनसे सीखने को हमको बहुत कुछ मिलता है। मैं ऐसे लोगों को आपसे रूबरू कराता हूं, उनकी जर्नी को बताता हूं कि कैसे उन्होंने ऊंचाइयों को पाया और उनके बारे में जो उनका ज्ञान है कितना हम उनसे ले सकते हैं, कितनी नॉलेज हम उनसे ले करके आप लोगों से शेयर कर सकते हैं, ये मेरी कोशिश रहती है। आज इसी सीरीज़ में मैं आपको मिलवा रहा हूँ सीनियर एडवोकेट विकास पावा जी से। विकास पावा जी वैसे तो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में के मशहूर डिस्ट्रिक्ट मेरठ में इनके फादर साहब और इनके ग्रैंडफादर साहब लाहौर में थे, वहाँ एडवोकेट थे। फादर साहब जो हैं मेरठ के, अगर मैं कहूँ और बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति ना हो तो शायद नंबर 1 एडवोकेट वहाँ के मेरठ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के रहे, जिनको माना जाता था कि अगर किसी की कहीं बेल नहीं हो रही है तो इनके जो पिताश्री थे एडवोकेट के पावा जी, उनके पास चले जाओ और वो बेल हो जाती थी। और मैं समझता हूँ थाउजेंड्स नहीं, मैनी थाउजेंड्स बेल्स उन्होंने कराई और एक अपना एक वजूद कायम किया, एक अपना माइलस्टोन उनको माना जाता था लीगल फ्रेटर्निटी में। और उन्हीं के साहबजादे मेरे साथ आप आज देख रहे हैं डॉक्टर विकास पावा जी। विकास पावा जी ने 95 से अपनी जनवरी 95 से जर्नी शुरू की और उसके बाद दिल्ली शिफ्ट किया। दिल्ली में सीधे सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद इन्होंने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की पीछे मुड़कर नहीं देखा और छोटे से लेकर के बड़े बड़े नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के केसेस को भी इन्होंने डील किया। आज मैं उनसे बात करूंगा स्पेशली पीएमएलए, जो आजकल एक मैं कहूँ ज्वलंत एक मुद्दा है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में उनसे कुछ जानेंगे। और मैं बता दूं कि आप 3rd जनरेशन लॉयर हैं, आपके एक बेटे हैं वो भी लॉयर हैं, बेटी लॉ कर रही हैं। और खुशी की बात यह है कि इनकी जो धर्मपत्नी है वो भी लॉयर हैं, लेकिन फ़िलहाल वो प्रैक्टिस में नहीं है वो, क्योंकि होम मेकर भी कोई चाहिए। अगर सारे ही इतने बिजी हो जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं सीधा लिए चलता हूं आपको विकास पावा जी की तरफ। पावा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एडवोकेट्स के चैनल में। और मैं सीधा सा जानना ये चाहता हूं कि जो पीएमएलए का जो हवा है, कुछ अपोजिशन पार्टीज़ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं कहती हैं कि पीएमएलए जो है एक टूल है अपोजिशन को तंग करने का, उनको क्रश करने का। एक्चुअल में व्हाट इज़ पीएमएलए, ये आप बताएं हमारे एडवोकेट ब्रदर्स को। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो जो मनी का लॉन्ड्रिंग है उससे डील करता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के पीछे एक शेड्यूल बना, वो शेड्यूल में बहुत सारे ऑफेंसेस हैं। तो लॉ ये कहता है कि अगर वो जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं जो एक्ट के पीछे लिखे हुए हैं, अगर वो शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट करने के बाद कोई आदमी पैसा कमाता है उससे, ऑफेंस करके, क्रिमिनल एक्टिविटी करके अगर पैसा कमाता है और उसको फिर लॉन्डर करता है, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। यानी कि 2 बास्केट होती हैं, एक तो क्रिमिनल एक्टिविटी पहली वाली जो शेड्यूल्ड ऑफेंस है, जो जनरेशन ऑफ फंड है। जनरेशन ऑफ फंड शेड्यूल्ड ऑफेंस से आता है, जिसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम भी कहते हैं। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट में डिफाइंड भी है। और प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को टेंटेड से अनटेंटेड करने का प्रोसेस, लॉन्ड्रिंग मतलब धोना, जैसे कपड़ा धोते हैं ऐसी पैसे को धोना, काले धन को धोना, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। तो इसमें हमेशा 2 इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज होती हैं, एक जो शेड्यूल्ड ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करती है और दूसरा जो मनी लॉन्ड्रिंग को इन्वेस्टिगेट करती है, वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो इसकी फाउंडेशन जो है वो शेड्यूल्ड ऑफेंस है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस तो बहुत पीछे रह जाता है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की इन्वेस्टिगेशन बहुत आगे चली जाती है। तो अमूमन हम देखते हैं कि शेड्यूल्ड ऑफेंस कई बार क्लोजर में आ जाता है, जैसे आपकी एफआईआर हुई, एफआईआर के साथ ईसीआईआर हुई, ईसीआईआर जो है जो मनी लॉन्ड्रिंग की एफआईआर है। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट क्योंकि एक बहुत स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट भी है, मतलब अगर आप देखें तो उनके अफसरान जो हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, वो आईआरएस ऑफिसर्स होते हैं। आईआरएस ऑफिसर की नॉलेज एक लोकल पुलिस के स्टेशन से बहुत ज़्यादा होती है। जो आईओज होते हैं नॉर्मल पुलिस स्टेशन के, उनसे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं वो। उनका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, उनकी ताकत बहुत अच्छी होती है और उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग स्किल्स हैं वो भी आई वुड से साइंटिफिक भी हैं और समझदारी की भी हैं, ब्रॉड भी हैं, काफ़ी ब्रॉड ब्रॉड भी हैं।
क्योंकि उन्होंने सब टैक्स का वायलेशन देखा होता है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो बहुत तेज स्पीड से मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाते हैं। तो जब वो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन को आगे ले जाते हैं, अरेस्ट भी कर लेते हैं। अरेस्ट करने के बाद अगर अरेस्ट हो गया और 60 दिन में बेल नहीं हुई तो उनको प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट भी फाइल करनी पड़ती है, वो भी बहुत क्विक हो जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में अरेस्ट भी जल्दी होती है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स भी जल्दी फाइल होती हैं, और प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के बाद फर्स्ट सप्लीमेंट्री, सेकंड सप्लीमेंट्री, थर्ड सप्लीमेंट्री, फोर्थ सप्लीमेंट्री ऐसे भी होता है। बट सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। आपने बताया कि जनरेशन जो है इस केस का वो है शेड्यूल्ड ऑफेंस है। सपोज किसी XYZ के ऊपर कोई केस लगा और ये बताया गया कि इस यहाँ से मनी जनरेट हुई और उधर ESIR हो गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में काम शुरू हो गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई, और उसका जो फर्स्ट ऑफेंस था उसमें उसको चार्जशीट क्लोजर में फाइल हो गई या वो वहाँ बरी हो गया। बट वहाँ से बरी होने के बाद अगर कहा जाए कि वो शेड्यूल ऑफेंस तो बना ही नहीं, अब उधर लेकिन वो बंद नहीं होता, वो सालों साल साल ब साल चलता रहता है, ये क्या है? नहीं, अब वे बंद होने लगे हैं। अब लॉ इस पे क्लेरिफाई कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। विजय मदन लाल का एक लार्जर बेंच का जजमेंट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम इज़ अ सिने क्वा नॉन, यानी कि जब तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एस्टैब्लिश नहीं होगी, जैसे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या है, शेड्यूल्ड ऑफेंस से पैसा कमाना, अगर शेड्यूल्ड ऑफेंस ही नहीं रहा, जिसे कहते हैं क्विंट एसेंशियल है शेड्यूल्ड ऑफेंस, अगर वो क्लोजर में, कॉशिंग में या डिस्चार्ज में तब्दील हो जाता है तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी बंद हो जाता है। ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक नहीं, आपको कोर्ट में जाना पड़ता है, कॉशिंग पिटीशन फाइल करनी पड़ती है। पहले इसको भी ईडी रेजिस्ट करता था। पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का स्टैंड ये था कि हमारा तो जी स्टैंड अलोन ऑफेंस है, हमें एक्विटल से, हमें डिस्चार्ज से कोई मतलब नहीं, हमें तो एक FIR चाहिए थी, हमें FIR मिल गई, हमने ECIR कर ली, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से तो अब ये प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बनती। लेकिन अगर फाउंडेशनल फैक्ट खत्म हो जाए तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बनता। तो अब ये इस पे लॉ सेटल्ड है और बहुत सारे केसेस में कॉशिंग हो रही है, डिस्चार्ज हुए हैं, एक्विटल भी हुए हैं। हमने ही कई सारे क्वार्टर्स में करे हैं जहाँ पे अटैचमेंट भी फेल होता है फिर, और PMLA की प्रोसीडिंग भी कॉश होती है। बट सर जो PMLA का सेक्शन 3 है, 4 में तो पनिशमेंट है, 3 में जो है उसमें जो क्लासिफिकेशन दी हैं, जो प्रोविजंस दिए हैं कि ये होना चाहिए, उसमें एक वर्ड आता है नोइंगली। सपोज मैं जहाँ से मनी ले रहा हूँ मुझे नहीं पता कि वो गलत चीज़ों से आ रहा है, कोई ऑफेंस करके आ रहा है या जेन्युइन पैसा है, मैंने किसी से पैसा ले लिया या किसी ने मुझे दिया और आई वॉज नॉट इन नॉलेज, इट इज़ नॉट इन माई नॉलेज कि ये ऑफेंस से आया है, उस केस में क्या करेंगे? वो नोइंगली वर्ड कितना इंपॉर्टेंट रखता है? देखिए, मेरे हिसाब से नोइंगली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और मैंने बहुत सारी बहस अभी रिसेंटली उस पर करी है जहाँ मैंने कोर्ट में ये बोला है कि जो मेंसरिया है, देख किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस को इस्टेब्लिश करने के लिए मेंसरिया इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। मेंसरिया मतलब क्रिमिनल इंटेंट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, क्राइम करने की मेरी मंशा जो है वो हर केस में मौजूद होनी चाहिए। तो नोइंगली वर्ड डिलिबरेटली डाला गया है इसमें, और जहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है, जिन कन्वेंशन से आया है, वहाँ पे भी ये बोला था कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मेंसरिया जो है वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। मेरे हिसाब से नोइंगली पे बहस शुरू में ही होनी चाहिए। अब वो ये कहते हैं ठीक है जी, नोइंगली आप कह रहे हैं कि मेंसरिया है, लेकिन मेंसरिया तो हम ट्रायल में देखेंगे। तो हम कहते हैं नहीं, ट्रायल में कैसे देखेंगे, आप इनिशियल स्टेज पे देखेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि किसी ने एक कंपनी के साथ कोई डीलिंग करी, उसके पास कोई पैसा आया कोई जेन्युइन ट्रांजैक्शन के लिए, किसी क्रिमिनल की आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, आपने पैसे दिए, आपके पास प्रॉपर्टी आ गई। तो जो प्रॉपर्टी आई अगर वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की थी तो आपकी नॉलेज में तो थी नहीं, आपने उसे ले लिया, तो आप ये नहीं कह सकते कि आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को नोइंगली डील किया है। तो यू हैव राइटली पिक्ड अप, नोइंगली का मतलब है डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मेंसरिया, वो बहुत एसेंशियल है। अगर वो आप प्रूव कर दें कि नहीं थी, अब जैसे किसी एक कंपनी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आया उनके पास, उन्होंने सैलरीज में दे दिया, उन्होंने म्यूनिसिपल टैक्सेस दे दिए, तो क्या आप सरकार का टैक्स थोड़ी जाके वहाँ अटैच कर लोगे? या जिन लोगों ने सर्विसेज दी कंपनी को, आप उनकी सैलरीज थोड़ी ब्लॉक कर देते हो। बट ये इन्होंने किया है कई केसेस में। इन्होंने जो बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं, जिनको ये पता है, जो केवल बैंक को फ्रॉम अ डिस्टेंस हैंडल कर रहे हैं। भाई रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल है कि हाँ जी आप बैंक में पैसा आता है और वो अपने क्लाइंट को एडवाइस करता है, उसे क्या पता, उसको कहाँ से नॉलेज आएगी कि ये पैसा जो है ये इसकी सोर्स क्या है? उसको अरेस्ट भी कर लेते हैं
और उसकी सैलरीज जो हैं वो भी जब्त कर लेते हैं। तो अब कोर्ट्स ने इंटरवीन करना शुरू किया है, कोर्ट ने उनको डिस्चार्ज भी किया है। सर मैं एक एग्जांपल, मेरे सामने एक केस आया कि फॉरेन नेशनल थे, उनमें फॉरेन नेशनल के पास अक्सर यहाँ बैंक अकाउंट नहीं होते, लेकिन जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं लीगल वीज़ा पे हैं उनके बैंक अकाउंट खुल जाते हैं। उसके 2-3 गर्लफ्रेंड्स थी या जो नॉन फ्रेंड्स थी, वो आउट ऑफ सिटी थी, बॉम्बे थी या गोवा थी या चंडीगढ़ थी, एंड ही वाज स्टडिंग इन बेंगलोर। तो उन्होंने कहा सर हम यहाँ पर बिजनेस अपना काम कर रहे हैं, ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हैं, मसाज पार्लर में कर रहे हैं, या कोई और इधर उधर की सर्विसेज में हम कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी सर्विस कर रहे हैं, होटल में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास जो पैसा आता है हमारे पास रखने को जगह नहीं है, तो बीइंग ए फ्रेंड आप हम आपके अकाउंट में कर दें और आपको जब हमें ज़रूरत हो तो हम आपसे ले लेंगे, या जहाँ हम कहेंगे कि हमारे फादर को भेज दो, मदर को भेज दो, आप ट्रांसफ़र कर देना। तो बीइंग गुड फेथ उसने पैसा ले लिया और वो चलता रहा। उसके बाद वो जो उसकी फ्रेंड्स थी उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया प्रोस्टिट्यूशन में, और उसके ऊपर एलिगेशन आ गया कि वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। बट द पर्सन स्टूडेंट लिविंग इन बेंगलोर डजंट नो एनीथिंग, उसके कोई नॉलेज नहीं थी। उसने 1 लाख रुपया अगर लिया, 1 लाख रुपया ट्रांसफर वापस कर दिया जहाँ जहाँ उन्होंने डायरेक्शन दी, कुछ उसको उन्होंने ही, कुछ उनके डायरेक्शन पे दूसरे लोगों को। बट नाउ ECIR हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम that the money was generated from the human trafficking, so you are the culprit. अब ऐसे केस में नोइंगली उसे आज तक भी नहीं पता था कि ये क्या कर रहे हैं, गुड फेथ में उसने कहा ठीक है आप, मैं दे देता हूँ। तो ऐसे केसेस सैकड़ों हैं और भी, तो एक एग्जांपल है। नाउ ही इज फेसिंग द PMLA केस, एंड मेरे हिसाब से उसके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। नोइंगली नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, नॉलेज ऑफ क्राइम, नॉलेज ऑफ विच क्राइम, knowledge of scheduled offense. I'll give you a small example. जैसे कि इसमें विजय मदन लाल में लिखा है कि अगर ED किसी ऑफिस में रेड करती है और वहाँ बहुत कैश पकड़ा जाता है, तो ED अपने आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना शुरू करती। ED ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि हमारे पास ये कैश पकड़ा गया है, आप कैश की इन्वेस्टिगेशन करिए। अगर कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट होता है और FIR बनती है तो ED का जुरिडिक्शन बनेगा। सेकंड एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे कई सारे केसेस हमने किए जहाँ पे हवाला एजेंट्स जो होते हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को डील कर रहे होते हैं। भाई हवाला एजेंट का तो काम ही यही है कि आप X से जगह Y में आप पैसा भेजेंगे और आप कुछ कमीशन ले लेंगे। तो वो जो काम कर रहे हैं वो अनलॉफुल काम तो है, लेकिन वो अंडर इनकम टैक्स एक्ट है, PMLA नहीं है। तो जो हवाला एजेंट है उसको ये नहीं पता कि ये पैसा टेंटेड है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है या नहीं है। वो तो अपना हवाला एजेंट्स का अपना काम कर रहा है और अपनी कमीशन ले रहा है। ऐसे केसेस में भी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बनता। लेकिन इंडिया में कई केसेस हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं, दिल्ली में हुए हैं, यू आर डूइंग, जहाँ पे हवाला एजेंट्स को आपने अरेस्ट कर लिया है, उसके पास तो नॉलेज ही नहीं है, वो तो यस जी, तो उसके पास नॉलेज किस चीज़ की होनी चाहिए, क्या ये पैसा शेड्यूल्ड ऑफेंस कमिट होके आ रहा है नहीं। ये टेस्ट यही है कि आपके पास नॉलेज होनी चाहिए कि शेड्यूल्ड ऑफेंस हुआ है, क्रिमिनल एक्टिविटी हुई है जिससे ये पैसा आया, और अब वो एक्यूज कॉन्शियसली नोइंगली उस पैसे से डील कर रहा है, तभी उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस बनता है। एक और टूल है ED के पास। सपोज X ने पैसा दिया Y को और Y से Z को लेना था, राइट सर। X ने वो पैसा भले ही शेड्यूल्ड ऑफेंस से कमाया हो, Y को दे दिया, उनकी क्या आपस में डीलिंग रही Z को नहीं मालूम। Z ने तो अपना पैसा Y से लेना था, उसने पैसा Y से ले लिया, राइट। या खाली Z नहीं, ABC और भी 4 लोग थे जिन्होंने Y से पैसा ले लिया, अपना उधार ले लिया या उनको पहले दिया हुआ था वापस ले लिया। नाउ ED सेज यू आर ऑल कल्प्रिट्स, यू आर ऑल वो गलत है, आर एक्यूज्ड। देखिए वो गलत बनाती है, बनाया है बहुत सारे केसेस बना रहे हैं। देखो क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो अब डेवलप हो रहा है, तो अब ये सेक्शन 3 की अगर आप डेफिनेशन देखिए तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो उस कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन को समझना, दोबारा से करना, और मैंने जैसे पहले बताया कि ED के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स थी नहीं, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। तो शुरू में जब केसेस बने तो किसी में 50 एक्यूज, किसी में 60 एक्यूज, किसी में 70 एक्यूज, उन्हें ये नहीं पता था कि उनको विटनेसेस भी बनाने हैं।
तो जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है किसी भी जुरिस्डिक्शनल पुलिस का, जब वो चार्जशीट फ्रेम करता है तो जो प्रिंसिपल एक्यूज होते हैं उनको तो एक्यूज बनाता है, लेकिन जो स्मॉलर एक्यूज होते हैं उनको विटनेसेस बनाता है कि भाई ये आके बताएंगे कि इन लोगों ने ऑफेंस किया है। भाई बिना विटनेस के तो आप किसी केस को प्रूव ही नहीं कर सकते। तो अगर आप देखेंगे शुरू की चार्जशीट्स में या प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में विटनेस है ही नहीं, उसमें सारे विटनेस ईडी के अफसरानी हैं या वो हैं जो कभी अटैचमेंट में कहीं आए, लेकिन इंडिपेंडेंट एविडेंस जैसे SFIO है उन्होंने भी शुरू में ऐसे ही किया, बट बाद में उन्होंने ये सीखा कि भाई हमें चार्जशीट बनानी होती है, प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट बनानी होती है, तो आपको किसी की विटनेस भी चाहिए। विटनेस तो हमेशा वो होता है जो ट्रांजैक्शन से लिंक्ड होता है। अगर आप हर शख्स को ट्रांजैक्शन से लिंक्ड जो हो उसको एक्यूज़ बना दो तो विटनेस कौन मिलेगा? इसीलिए वो आई थिंक धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और अब चार्जशीट्स आती हैं जहाँ पे कई लोगों को नहीं भी अरेस्ट किया जाता है, एक्यूज़ नहीं बनाया जाता, कई जगह बनाए भी जाते हैं। इसीलिए अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के इतने सारे जजमेंट्स अब आए हैं जो बेल पे आने शुरू हैं। अगर आप देखिए बेल का लॉ अब जाके पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से डेवलप हुआ है, तो बेल ही नहीं हो रही थी। बेल की बात की, मेरे मन की बात की बेल की, बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, और बहुत सारे जो लोग इस बात को, आपकी बात को सुन रहे हैं जो क्रिमिनल लॉयर हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस बिफोर अ क्रिमिनल लॉयर टू गेट द बेल इन ईडी केसेस? बेसिक चैलेंजेस क्या है और उसको किन मुद्दों पे ज़्यादा जोर देना चाहिए? जैसे आपने नोइंगली बताया, वर्ड है छोटा सा लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा एक स्टोरी है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? मैं बताता हूँ। देखिए बेल इसलिए डिफ़िकल्ट होती है PMLA में कि सेक्शन 45 में ट्विन कंडीशंस हैं जो ये कहती हैं कि कोर्ट तभी बेल देगा जब कोर्ट ये होल्ड करेगा दैट एक्यूज इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, यानी कि सारे फैक्ट्स का एनालिसिस करेगा, एविडेंस को अप्रिशिएट करेगा और ये होल्ड करेगा। सर ये मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये तो एक ऐसा हो गया कि एट द टाइम ऑफ गिविंग द बेल और आर्गुइंग द बेल यू आर आर्गुइंग द फाइनल आर्गुमेंट फॉर एक्विटल। या तो उसको बेल दो कि आपने सेटिस्फाई हो गए, यू आर नॉट गिल्टी, इट मीन्स डिस्चार्ज कर दो, फिर बेल की जरूरत क्या है? दैट्स राइट। तो ये मैं आपको बताता हूँ, रिसेंटली अभी 2-3 हफ्ते पहले ही मैं बहस कर रहा था, तो हमने पहले बेल पे बहस की और बेल में हमने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि भाई ये जो एक्यूज्ड है इसने कभी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को हैंडल ही नहीं किया, ये सिर्फ एक प्रिजम्पशन पे ही प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट फाइल हो गई। जज साहब ने सारी बहस सुनी, सारे जजमेंट्स देखे और उनको बेल दे दी कि नहीं, अकॉर्डिंग टू मी ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस। उसके बाद हमें लगा कि तो डिस्चार्ज का बहुत अच्छा केस है, तो हमने डिस्चार्ज फाइल कर दिया। तो ईडी का ये स्टैंड था कि अब आप, क्योंकि आपने ये होल्ड कर दिया है दैट ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो आप चार्ज पे कैसे बहस कर सकते हैं? तो हमने कहा भी कोई एम्बार्गो तो है नहीं, हम तो बहस करना चाहते हैं। जज साहब ने मुझसे पूछा भी जब मैंने होल्ड ही कर दिया अब ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो डिस्चार्ज की स्टेज में और बेल की स्टेज में डिफरेंस क्या है? तो हमने ये बोला कि क्योंकि बेल ब्रॉड प्रोबेबिलिटीज़ पे होती है, बेल जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ये नहीं कि आप फाइंडिंग देंगे ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, तो आप एक ब्रॉड प्रोबेबिलिटी पे देखेंगे कि बन सकता है नहीं बन सकता। लेकिन जब आप डिस्चार्ज की स्टेज बहस करते हैं वो थोड़ी सी उससे ऊपर है। तो जज साहब ने कहा कि परसेंटेज में बताइए कि अगर बेल 50% है तो मैं कहूँ कि डिस्चार्ज की स्टेज 60-65% होगी, एक्विटल तो 100 पे होगा। सो मैंने कहा अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा एनहांस्ड एनालिसिस होगा इस स्टेज पे, और अब आप कहेंगे कि हाँ इनके खिलाफ तो सेक्शन 3 की एसेंशियल इंग्रेडिएंट ही नहीं बनती। तो जज साहब ने उसको अप्रिशिएट किया, जज साहब ने सुना और सुनने के बाद एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया। तो बेल भी दी ट्विन कंडीशन। लेकिन जैसे आपने बोला कि लॉयर्स को हम कैसे गाइड कर सकते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वही लॉयर सक्सेसफुल है जो फैक्ट्स का एनालिसिस करना जानता हो। प्रॉब्लम यह है कि हर आदमी लॉ तो हर आदमी जानता है, लॉ तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ेंगे और आप कर देंगे, लेकिन डीप इनसाइड आपको जब तक सारे फैक्ट्स का एनालिसिस नहीं होगा और आप एक लाइव लिंक नहीं दिखाएंगे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, शेड्यूल्ड ऑफेंस का, तब तक आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं कर सकते। सो फैक्ट्स का एनालिसिस सारा पूरे आपको चार्ज जितने रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आप जैसे ट्रायल में तैयारी करते हैं आपको बेल के लिए भी वैसी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप एक सक्सेसफुल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस के वकील बन सकते हैं। इसमें ट्विन कंडीशंस की जो बात आपने कही, इसमें मतलब हमको बेल के टाइम पर ही ये आर्गू करना है जैसे हम उसको फाइनल आर्गुमेंट फॉर एक्विटल करवा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल ठीक है। तो आप क्योंकि कोर्ट ने ये होल्ड करना है कि आप गिल्टी नहीं है, इसलिए आपको फैक्ट्स का एनालिसिस तो करना पड़ेगा। फ्लो चार्ट्स जैसे हम बनाते हैं,
और कोर्ट को भी आपको समझाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जहाँ वकील थोड़ा सा जिसके पास अकाउंट्स की तालीम हो, जो बीकॉम ऑनर्स किया हो, एमकॉम किया हो, उसको एक एडवांटेज है क्योंकि वो एंट्रीज को बेहतर समझता है। सो वही लॉयर सक्सेसफुल हैं जो अकाउंट्स को समझ सकते हैं, जो एंट्रीज को समझ सकते हैं, जो बैलेंस शीट पढ़ना जानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ना जानते हैं, वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंसी का बैकग्राउंड है मेरा, तो मैं सी और लॉ एक साथ कर रहा था। सो आई हैव डेल्ट विद लॉट ऑफ ऑडिटिंग, मैंने ऑडिट खुद भी करे हुए हैं। तो मैं कहीं मुझे लगता है कि जो उनको एक हल्का सा एज रहेगा, जो वकील जो है वो बीकॉम ऑनर्स करके आ रहा है, वो अकाउंट्स की जगलरी को समझ सकता है और कोर्ट को भी समझा सकता है। अदरवाइज़ तो बेल्स कहाँ हुई? अब तो सुप्रीम कोर्ट में इसलिए बेल हो रही हैं कि वो उन्होंने कहा भी अब 1-1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया लोग जेल में हैं, तो उनका जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, वो वायलेट होता है, ट्रायल चल नहीं रहे, और अभी आप बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज में और इन्वेस्टिगेशन भी चल रही हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड के केस में 10 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे लगता है 10 से ऊपर या 12 प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट्स फाइल होंगी, तो ट्रायल कब शुरू होगा उसमें? 10 साल में आपने इन्वेस्टिगेशन। ऐसा भी देखा गया पीएमएलए केसेस में जो एक्यूज हैं, नंबर ऑफ एक्यूज वो 1, 2, 4 नहीं, कई में तो 200 हैं, कई में 150 हैं, कई में 100 हैं। अब उन सबको कोलैबोरेट इकट्ठा करना, फिर उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करना, इट्स नॉट एन इजी जॉब फॉर कोर्ट। देखो ये सब नेवर एंडिंग ट्रायल्स हैं, ये ट्रायल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे क्योंकि इतने कम हर ऐसे बड़े केस में 30-30, 40-40 तो वकील होते हैं और हर वकील के 2-2 जूनियर्स होते हैं, तो कई बार 100-150 वकील तो कोर्ट में खड़ा होता है। तो जब वो क्रॉस एग्जामिन करेंगे, जब वो बहस करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जो अब जैसे नए जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स हैं, BNSS वगैरह, वहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ इन ट्रायल्स को एक डिफरेंट तरीके से डील किया जाना चाहिए। रन ऑफ द मिल जो प्रोसीजर है उससे ये ट्रायल नेवर एंडिंग है। जब आप 10 साल इन्वेस्टिगेशन चला रहे हैं तो 20 साल तो कम से कम ट्रायल चलेगा। चार्जशीट ही इतनी कई 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार पेज की होती है कि वो जज उसको देख के डरते हैं। जज भी, वकीलों की तो बात छोड़े, जज भी डरते हैं कि इतनी पढ़ेगा कौन, इसमें है क्या। यस, ये दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाले केस में तो पता नहीं कितने 100 TB का तो डेटा है। आप देखिए, अगर 100 TB का डेटा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को देना पड़ जाए एक्यूज्ड को, तो देंगे कैसे? आप दे नहीं सकते क्योंकि आप हर चीज़ एक एलिमेंट ये है इसमें कि इतना अटैचमेंट होता है ईडी के केस में। जैसे अगर आप 10 एक्यूज्ड हैं तो कम से कम 100 नॉन एक्यूज्ड होते हैं, तो 10 एक्यूज्ड का भी डेटा होता है और 100 नॉन एक्यूज्ड का भी डेटा होता है जो अनरिलाइड अपॉन होता है। अब लॉ ये है कि हो सकता है अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में से कोई एक्यूज्ड को फेवरेबल डॉक्यूमेंट मिल जाए, तो वो भी अब देना होता है। भाई फेयरनेस ऑफ ट्रायल जो है, फेयरनेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फेयरनेस ऑफ ट्रायल में आपको हर डिस्क्लोजर करना पड़ता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज्ड को देने पड़ते हैं कि क्या पता उसके फेवर का कौन सा डॉक्यूमेंट आ जाए। सर आपने अटैचमेंट की बात की, इस ईडी में सबसे बड़ा जो भी इसमें एक्यूज बनाए जाते हैं उनके साथ सबसे बड़ा सेटबैक होता है अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी या अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स। उनको सीज कर दिया जाता, फ्रीज कर दिया जाता। ऐसे में एक लंबे ट्रायल के फेस करते वक्त वो जो अटैचमेंट है उसको कैसे डीफ्रीज कराया जाए, कैसे कराया जाए, एडवोकेट क्या करे? देखिए, अटैचमेंट में भी बड़े टेक्निकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। सेक्शन 5 और 8 और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट डील करता है इसको। उसमें जो अटैचमेंट जेन्युइनली जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच होता है, वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की ओपिनियन आनी चाहिए कि हाँ ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है और मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक्ड है। सेक्शन 8(2) में ये फाइंडिंग आनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ वहाँ अगर थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी आ जाए, जहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना माइंड अप्लाई करे कि हाँ ये तो ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। मैं समझता हूँ वो एक ऐसी अथॉरिटी है जहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ माइंड थोड़ा कम होता है, या तो वहाँ पे जुडिशियल ऑफिसर्स कम हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ज़्यादा हैं। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मुझे लगता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगर जुडिशियसली फंक्शन करे तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँ। अदरवाइज हर चीज़, एवरीथिंग अंडर द सन जो है वो अटैचमेंट होती है। एक तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम अटैच होता है और जो कागज़ होते हैं वो भी रिटेन करते हैं सेक्शन 17 में, उसकी भी एप्लीकेशन अलाउ होती है। मैंने नहीं देखा कि कोई अटैचमेंट प्रोसीडिंग में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कभी ये कहे कि हाँ ये अटैचमेंट गलत है। वो तो हर चीज़ को बिल्कुल ठीक है जी, फिर उसके आगे ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल में हियरिंग नहीं आती, रोज़ 200 केस लगे होते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम, दिस इज अ बेसिक सो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम। प्लस ये आई थिंक द फोरम शुड बी एनहांस्ड विद बेटर जजेस, जिन जजेस के पास नॉलेज हो, जो मनी लॉन्ड्रिंग को समझते हों और जो इंडिपेंडेंटली उसका एनालिसिस कर सकें।
और बाकी जैसे आपने कहा बैंक अकाउंट, अब तो 10 एक्यूज़ के साथ 100 नॉन एक्यूज़, तो नॉन एक्यूज़ के जो अकाउंट्स हैं वो भी कई कई साल तक बंद रहते हैं। तो वहाँ पे जो कोर्ट्स का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अगर वो एक्यूज़ ही नहीं है या कई जगह विटनेस भी नहीं है तो उनके अकाउंट क्यों अटैच रहे हैं। सो आई थिंक ये लेकिन ग्रो कर रहा है धीरे धीरे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा स्ट्रीमलाइन होगा। कई बार सर ऐसा होता है, सपोज एक कोई एक्यूज एक्स है, उसके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर देती है ईडी टोटल। अब उसके पास अकाउंट्स में सपोज 1 करोड़ रुपया है फॉर एग्जांपल, और उसको अब एडवोकेट भी को भी फीस देनी है, लिटिगेशन में उसको खर्चा करना है। तो वो अगर एक एप्लीकेशन ये लगाता है कि साहब मुझे मेरा अकाउंट सीज है, इसमें 1 करोड़ रुपया है, मुझे आप 25 लाख रुपए फॉर लिटिगेशन चार्ज फीस और अदर मेरी जो डे टू डे नीड है, जो मुझे खर्चा है और मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, तो मुझे दिया जाए। क्या ऐसी कोई संभावना है उसमें एडवोकेट कुछ रोल अदा कर सकता है? देखिए क्या है, अटैचमेंट एक तो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हो जाता है बिल्कुल शुरू में ही, और अगर वो अटैचमेंट कहीं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम से लिंक नहीं है तो मैं समझता हूँ कि 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज में वो डिटैच होना चाहिए, रिलीज़ होना चाहिए, जिससे कि जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसको यूज़ करे। बट ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता, और कई जगह जो क्लाइंट्स हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से इतना घबराए हुए होते हैं कि अगर वकील उनको एडवाइस भी कर दे कि आप कोर्ट में जाइए और इसको रिलीज़ करने की एप्लीकेशन लगे, तो उनमें इतना डर और खौफ होता है, वो एप्लीकेशन लगाने में डरता है वो। प्लस लिटिगेशन भी एक्सपेंसिव है और इस लॉ को समझने वाले वकील भी बहुत कम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग अगर मैं नेशनल लेवल पे देखूं, सबसे ज़्यादा केसेस दिल्ली में होते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ में, कुछ झारखंड में, कुछ वेस्ट बंगाल में, कुछ बॉम्बे में है, बाकी तो कहीं पे भी नहीं है। सो केवल दिल्ली के ही 90% वकील तो दिल्ली के हैं जो इस लॉ को अच्छा समझते हैं, और दिल्ली में थोड़ा सा लिटिगेशन मैं समझता हूँ एक्सपेंसिव है, जिसमें वकील, अच्छा इसलिए एक्सपेंसिव नहीं कि वकील महंगे हैं, इसलिए कि कम वकील ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो ज़्यादा काम तो हम कर नहीं सकते, हम तो दिन के 4-5 केसेस ही कर सकते हैं। अगर 10 केसेस हमारे पास होंगे तो हमें लोग अपनी फ़ीस बढ़ा देते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक सिस्टम है जो ग्रेजुअली सॉल्व होगा, इसकी इम्प्रूवमेंट आएगी और मैच्योर होगा ये सिस्टम। आपके पास ईडी के बहुत सारे केस हैं एज पर माई नॉलेज, और बड़े बड़े केसेस हैं जिनमें 200 भी एक्यूज हैं, 250 एक्यूज हैं, किसी में 300 एक्यूज भी हैं आई थिंक तो। और मैंने आपकी आर्गूमेंट सुनी भी हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। मैं जानना ये चाहता हूँ कि क्या जजेस का रवैया रहता है जब वो ईडी केसेस को सुन रहे होते हैं, बिकॉज सारे जजेस ईडी के एक्सपर्ट हों, जैसा भी आपने कहा कि वो बीकॉम या उनका जो है इकोनॉमिक्स से कोई लिंक रहा हो, आपका फॉर्चुनेटली है, हर एक का रहा हो, मुझे नहीं लगता। तो वो जब आर्गूमेंट आप उनके सामने करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत सारा बोल रहे हैं वो उनकी समझ से ऊपर जा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ कि जजेस जो हैं, जो ये जॉब को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि उन्हें हर फील्ड की लॉ में जजमेंट देने हैं। जैसे मैं अगर क्रिमिनल लॉयर हूँ या और जो कोई क्रिमिनल लॉयर है, अगर वो जज बन जाता है, वो ये नहीं सोचता कि फिर मैं क्रिमिनल लॉ का ही जज क्यों रहा हूँ। हमने देखे हैं जिन्होंने कभी भी क्रिमिनल लॉ में काम नहीं किया और दे टर्न आउट टू बी एक्सीलेंट जजेस ऑन द क्रिमिनल साइड। सो ये एक्सपेक्ट किया जाता है जज साहब से कि भाई वो इसको समझेंगे, नहीं समझेंगे तो वो नॉलेज एक्वायर करेंगे। तो बट ऐसी प्रॉब्लम रहती है, जैसे कहते हैं ना कि वो डोमेन जो है वो, हमने एक आई थिंक एक डिस्कशन शुरू भी हुआ था कि जजेस में भी डोमेन एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो जो ये वहीं आ रहा हूँ कि जैसे हम एडवोकेट्स में हैं भाई, हम सिविल करते हैं, हम टैक्सेशन के केस करते हैं, तो ऐसे जो एक्सपर्टाइजेशन है, ईडी इज वेरी मतलब एक्सपर्टाइज स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, राइट। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ऐसा है हमारे जैसे आईपीआर के, हमारे यहाँ वी हैव द बेस्ट जजेस इन आईपीआर इन दिल्ली हाई कोर्ट, तो उनके पास आईपीआर का रोस्टर बहुत लंबा लंबा रहता है। तो ये तो देखिए जो मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं वो चीफ जस्टिस होते हैं, और वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि वो ज़रूर ये चीज़ देखते होंगे कि कौन से जजेस के पास कैसी नॉलेज है, उनको वही रोस्टर दिया जाए। हाँ, अगर क्रिमिनल साइड के कोई जजेस हैं जिन्होंने प्रैक्टिस भी करी हुई है तो वो दे आर बेटर जजेस, क्योंकि क्रिमिनल लॉ का जिसने ट्रायल का काम नहीं किया हुआ वो उसकी निटी-ग्रिटीज़ को नहीं समझ पाता, ग्राउंड रियलिटीज़ को, कि कैसे एक्यूज्ड को फॉल्स इम्प्लीकेट भी किया जाता है, कैसे पुलिस फर्जी मुकदमे भी बनाती है। वो तो जब तक आदमी ग्रास रूट लेवल की ट्रेनिंग ना लेके आए तब तक वो नज़रिया नहीं आ पाता। जैसे हम लोग को तो हम तो फाइल स्मेल करके बता देते हैं इसमें गड़बड़ क्या है,
इसमें आपके तो ब्लड में है ना सर, आप तो थर्ड जनरेशन लॉयर हैं, आपके ब्लड में, आपकी नस नस में लॉ है। तो खैर, अब मैं इसको बहुत लंबा चल जाएगा, बहुत इसमें डीप नॉलेज लोग चाहते हैं। एक छोटा सा सवाल ये भी है कि ज़्यादातर ईडी केसेस जो हैं वो हाई लेवल लोगों के ऊपर लगाए जाते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों या चीफ ब्यूरोक्रेट्स हों या बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, इस टाइप के लोगों के ऊपर लगते हैं। और वो कहीं ना कहीं मीडिया इफेक्टेड या गवर्नमेंट इफेक्टेड भी रखते हैं। तो ऐसे में जो क्रिमिनल लॉयर है, सपोज आप हैं या आप जैसे और जो आपके जूनियर्स हैं या हम जैसे छोटे लॉयर्स हैं, कितना दबाव रहता है इन चीज़ों का एक वकील के ऊपर और आपकी समझ से जुडिशरी के ऊपर केस को डील करते हुए? देखिए, वकील पे तो कोई असर नहीं रहता। हमें तो, हमारे लिए तो क्लाइंट है। जो हमारे को ब्रीफ दिया जाता है, जो ब्रीफिंग काउंसिल हमको आके एंगेज करता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी तो ड्यूटी है। अगर हम क्लाइंट को उसके पॉलिटिकल कनेक्शन से डिसाइड करें येस और नो, तो हमारे लिए वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट होगा। जैसे जेठमलानी साहब का बड़ा पुराना कोट है कि आप इस बात पे किसी क्लाइंट को मना नहीं कर सकते कि ये गिल्टी है नॉन गिल्टी है, या इस बात से मना नहीं कर सकती कि आपकी फ़ीस दे पाएगा नहीं दे पाएगा। वो प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट हो जाता है। तो हमें तो रिप्रेजेंट करना ही है हर क्लाइंट को। हाँ, देखा है थोड़ा बहुत दबाव आ जाता है कभी कभी, अब इस पर किसी मीडिया का प्रेशर आ जाता है, क्योंकि जज साहब पे भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल केसेस के हमने देखे हैं। ऐसा नहीं है वो कहें कि हमें नहीं आते, तो कहीं ना कहीं कोई प्रेशर तो आता है। एवरीबडी इज़ अ ह्यूमन बीइंग। तो अच्छा, ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं ये हाईलाइट भी बहुत होते हैं, रोज़ पेपर ही भर जाता है। जज साहब जो कोर्ट में बोलते हैं वो अगले दिन न्यूज़पेपर में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि प्रेशर तो हर विंग के ऊपर आता ही है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पे भी आएगा, जज साहब पे भी आएगा, कुछ वकीलों पे भी आएगा, वो आ जाता है। दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोफेशन। उसमें घबराना नहीं चाहिए और केसेस करने चाहिए। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप स्टैंडिंग काउंसिल रहे सीबीआई के, और एक ज़माना था 2008 से 2011, तो आप चलो सीबीआई में के उसमें रहे, फिर 11 में आप सीनियर रेजिग्नेटेड हो गए। और एक टाइम ऐसा माना जाता था कि पीसी एक्ट में कोई भी ऑफेंस हो गया किसी से और जो एक्यूज़ है वो आँख मीच के कहते थे लोग कि पावा साहब के पास चले जाओ एंड यू विल गेट रिलीफ। तो एक टाइम आपको मास्टर ऑफ पीसी एक्ट माना जाने लगा था। तो पीसी एक्ट से ईडी में अब आपका स्पेशलाइजेशन लोग मानते हैं और लोग ढूंढ ढूंढ के आते हैं पूरे कंट्री से। तो वो ज़्यादा अच्छा लगता था, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है? नहीं, दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। और पीसी एक्ट तो आज शेड्यूल्ड ऑफेंस है, तो वो भी हमें डील करना पड़ता है। बट ये है कि शेड्यूल्ड ऑफेंस को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, इतना मीडिया कवरेज नहीं मिल रहा जितना मनी लॉन्ड्रिंग को मिल रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो ग्रो कर रहा है। तो डेली आपको एक नया पॉइंट आर्ग्यू करने को मिलता है, एक नया इंटरप्रिटेशन करने को मिलता है। तो ऑब्वियसली वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग मैं समझता हूँ इज़ चैलेंजिंग है, और उसको काम करने में उसमें मज़ा भी आता है। और हमें तो दोनों ही करने हैं, तो हम दोनों करते हैं। अगर एक दो लाइन में सिर्फ अपने एडवोकेट्स ब्रदर सिस्टर्स को हम बताएं, आपकी तरफ से आप बताना चाहें कि हाउ टू डील और व्हाट टू मेजर प्रिकॉशन आप क्या लें टू डील विद द पीएमएलए केसेस? जी जी जी, जैसे मैंने आपको बताया कि एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स, मैं बहुत सारे केसेस में मैं देखता हूँ जो यंग लॉयर्स आते हैं और जो ब्रीफिंग काउंसिल्स आते हैं, उन्होंने पूरे, क्योंकि आप जैसे खुद ही आपने बताया 30,000 कागज़, 25,000 कागज़, 1,00,000 कागज़ होता है। तो उसको पढ़ने के लिए आपको अच्छा वकील भी चाहिए होता है। तो अगर आप पीएमएलए के केसेस करना चाहते हैं, तो एक तो पीएमएलए की जो जितने जजमेंट्स हैं उसकी कंपाइलेशन आपके पास होनी चाहिए। और आपको डेली का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है लॉ में, जैसे हमारे यहाँ ये रूल है कि अगर कभी भी कोई जजमेंट पूरे कंट्री में पास हुआ है, कोई भी इशू पे, लेस देन 24 आवर में मेरे डेस्क पे होना चाहिए। ये मेरा ऑफिस का रूल है। अगर नहीं है तो फिर मैं अपने कॉलीग्स को कहता हूँ जी आप, यू आर नॉट एफिशिएंट। सो आपको डेली की प्रोग्रेस वॉच करनी है कंट्री में, कहाँ कौन से हाई कोर्ट में डेवलपमेंट हो रही है, कौन से हाई कोर्ट ने नया इंटरप्रिटेशन दिया है। और मेरे जितने कलीग्स हैं, मैं ये बड़े प्राउड होके कहता हूँ कि जो मेरे यहाँ जिन्होंने ट्रेनिंग ली है, दे आर अमंग द बेस्ट लॉयर्स इन मनी लॉन्ड्रिंग टुडे। क्योंकि मैंने उनको ये ट्रेन किया है कि आपने सबसे पहले फैक्ट्स पढ़ने हैं। क्योंकि जज साहब भी जब 100 पेज की प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट देखते हैं तो कहते हैं यार ये बताओ शॉर्ट फॉर्म में क्या है। तो आप शॉर्ट फॉर्म में तभी बता पाओगे जब आपने 100 पेज प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट के और 20,000 कागज़ पढ़े हों। सो इसलिए मैं हर केस में 2 या 3 वकीलों की टीम बनाता हूँ।
कोई लॉ पे करता है, कोई फैक्ट्स पे करता है, कोई लिस्ट ऑफ डेट बनाता है, कोई प्रोपोजिशंस बनाता है। तो ये टीम ऑफ लॉयर का केस है। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की जो बहस है वो टीम ऑफ लॉयर्स ही कर सकते हैं, एक सिंगल हैंडेड एक आदमी नहीं कर सकता। सो इसमें दे ऑल बर्न देयर मिडनाइट ऑयल। रात को 2-2, 3-3 बजे, सुबह 4-4, 5-5 बजे ईमेल्स आती हैं, नोट्स बने हुए होते हैं। तो हम भी हैरान होते हैं, देखिए यंगस्टर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं कि वो आपको सुबह 4 बजे ईमेल भेज रहे हैं, अलर्ट आता है कि साथ में नोट बना हुआ होता है। तो वो मेहनत बहुत है। तो अगर जो भी लॉयर वकालत में सक्सेसफुल होना चाहता है, सबसे पहले तो वो मेहनती होना चाहिए। एक बहुत इंटेलिजेंट वकील फेल हो सकता है, लेकिन एक बहुत हार्ड वर्किंग वकील कभी फेल नहीं हो सकता। ये हमारा प्रोफेशन का रूल है। हार्ड वर्किंग वकील ऑलवेज विल बी सक्सेसफुल। और अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, जैसे मैं हमेशा अपने कॉलीग विकास पावा बनना है ना, नहीं विकास पावा नहीं, मैं तो बड़ा आई एम जस्ट अ ऑर्डिनरी लॉयर। तो अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वकील बनना है, तो द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज दैट वर्ड एक्स्ट्रा। अगर आप वो एक्स्ट्रा जनरेट कर सकते हैं जो औरों में नहीं है, चाहे वो हार्डवर्क के फॉर्म में हो, इंटेलेक्ट के फॉर्म में हो, या वोकैबुलरी के फॉर्म में हो, डिलीवरी के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वालिटी है, तो मैं समझता हूँ ही कैन बी अ सक्सेसफुल लॉयर। आपने बढ़िया बातें की। अब मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपके लूँगा पर्सनल पे। जैसा आपने बताया और मैंने भी जाना, आपके ग्रैंडफादर लाहौर में मशहूर एडवोकेट थे आज़ादी से पहले, और उसके बाद आपके फादर साहब तो वकीलों के सरमोर रहे, अब भी हैं मेरठ में। और क्या आप जब 95 में यहाँ आए, कभी मन में आया कि आप जुडिशरी में जाएं बजाय प्रैक्टिस? खैर ये बड़ा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरे को एटलीस्ट 3 बार हाई कोर्ट जज बनने का ऑफ़र आया। एक बार 45 की एज में आया, फिर 49 की एज में आया, 51 की एज में आया। 45 की एज में शायद मैं मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था, क्योंकि बच्चे छोटे थे। वी ऑल थॉट कि भाई बच्चे को पढ़ना है। माई वाइफ वॉज ऑल्सो नॉट इंटरेस्ट कि भाई अभी आप थोड़ा एस्टैब्लिश योर प्रैक्टिस। तो जब 49-51 में आया, तब हमें लगा भाई अब तो हमारी प्रैक्टिस ही अच्छी चल गई है और अब नाउ इट्स टू लेट ऑल्सो। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी आई, लेकिन मैंने अवेल नहीं करी। मनी देखिए, शुरू में बिकॉज ऑफ माई इमेच्योरिटी, क्योंकि हम बहुत ही यंग होते हैं, और हमने देखा भी जो 45 की एज में जजेस बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको टाइम लगता है फिर मैच्योर होने में। 45 इज अ यंग एज टू बी अ हाई कोर्ट जज। बट मैं ये समझता हूँ, और मुझे अब जाके ये समझ आई है कि कहीं ना कहीं, देखो सबको पता है कि प्रोफेशन में तो अच्छे फाइनेंसेस नहीं हैं, ल्यूक्रेटिव प्रैक्टिस होती है, लेकिन हमें अच्छे जजेस की भी ज़रूरत है। इसलिए जो सक्सेसफुल लॉयर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है जुडिशरी को अडॉप्ट करना चाहिए उनको। और अब हमारे जो कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो बहुत सारे लोग जजेस बन गए हैं, वो सब कहते हैं कि भाई देखिए, हम तो वी आर देयर फॉर टू सर्व द सोसाइटी। तो सोसाइटी को भी सर्व करना है और क्वालिटी ऑफ जजेस भी एनहांस करनी है। तो कहीं ना कहीं लगता है होना चाहिए था, बट मैं शायद आई एम नॉट कट फॉर। अपने बेटे बेटी को जज बनाना चाहेंगे या प्रैक्टिसिंग लॉयर? बनना चाहेंगे ज़रूर। वो तो मैं समझता हूँ कि उनमें से किसी को तो बनना भी चाहिए। ये जो रियासत आपने कायम बनाई है, इतनी बुलंदियों पे आप पहुँचे हैं, और ये माना जाता है कि आज की डेट में विकास पावा बहुत काबिल और महंगे वकील भी हैं। तो ये जो सिस्टम है, अगर बेटे जज बन गए या बेटियां दोनों ही बन गए, तो फिर ये तो सिस्टम दूसरा बदल जाएगा ना। नहीं, बट देखिए, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। और ठीक है, पैसा इतना होना चाहिए कि आदमी अपना कंफर्टेबली जिए। वो हमें आके मैच्योर्ड लेवल पे आके इसका हमें फीलिंग आती है। तो अब अगर बच्चे हैं तो ऑब्वियसली उनके पास सारी चीज़ें होंगी, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जज बनने के लिए। आप एक अच्छी खासी फीस लेते हैं, और लेनी भी चाहिए आपके कैलिबर के हिसाब से। क्या कोई गरीब आदमी, इसके पास पैसा नहीं है, उम्मीद कर सकता है कि अगर वो आपके पास आए, या कोई लीगल फेटर्निटी का कोई एडवोकेट ही आ जाए या कोई इससे मिला, वो उसके पास पैसा नहीं है, तो विकास पावा उसका केस ले लेंगे? हम डेली करते हैं, लेकिन हम उसको एडवर्टाइज़ नहीं करते। आप देखिए, अब मैं नाम लेने लगूँगा तो इतने सारे हमने प्रो बोनो केसेस किए हुए हैं। आज हमें 25-25, 30-30 साल हो गए हैं। उपहार का केस है, जैसे उपहार फायर ट्रेजेडी का केस, उसमें हम विक्टिम्स के लॉयर थे 1997 से। अब आप लगा लीजिए आज कितना, 27 साल हो गए हैं। अगर मुझे उपहार के केस में कहीं बहस के लिए जाना होता है,
और मेरे पास एक और केस साइमल्टेनियसली टेकअप हो जाता है जिसमें मेरी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं उस फीस वाले केस को छोड़ के उपहार के केस में जाता हूँ। सिमिलरली मेरठ फायर ट्रेजेडी है जहाँ विक्टिम्स थे, वहाँ पे 64 विक्टिम थे, यहाँ 59 विक्टिम्स हैं। और रोज़ ही डेली कोई ना कोई केस आता है, कोई हमारे जूनियर्स हैं, कुछ पुराने कॉलीग्स हैं, और डेली फाइल करते हैं, हम रोज़ अपेयर होते हैं। लेकिन वो अब या तो आप उसको एडवर्टाइज़ करना शुरू करो, रोज़ लिखो जी मैंने ये प्रो बोनो किया, वो अच्छा सा नहीं लगता। बट मैं समझता हूँ कि प्रो बोनो केसेस करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और कई बार आपको प्रो बोनो केसेस से ही वो जानकारी मिलती है या एक्सपीरियंस मिलता है जो शायद किसी बड़े केस से ना मिलता हो, क्योंकि लॉ तो हर केस में डेवलप होता है, कई बार आम आदमी के केस में लॉ डेवलप होता है। सो हम करते हैं प्रो बोनो लीगल एड। आज की डेट में आप हाइट्स पर हैं, क्या अगर कभी कंपैरिजन में करूं आपके जो फादर साहब के पावा जी हैं, उनकी आप बराबरी में आ पाए हैं या उनसे ऊपर पहुंच गए हैं या अभी बहुत नीचे हैं? देखो ऐसा एक कंपैरिजन, मैं टेक्निकल, मैं प्रोफेशनली बात कर रहा हूँ। पहले तो ये कंपैरिजन होना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं शायद वहाँ कभी भी नहीं पहुँच पाऊँगा। मेरे जो फादर हैं अभी भी स्टिल गोज़ टू द ऑफिस, इज़ अराउंड 90, लेस देन 90 होने वाले हैं। उनको किंग ऑफ बेल्स कहा जाता था जब वो अपने पीक में। मैं 2 साल उनके साथ मैंने काम किया और मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे केसेस में उनकी बेल पे बहस होती थी और बेल के ऑर्डर्स भी होते थे जो आप सोच भी नहीं सकते टेक्निकल ग्राउंड्स में। अच्छा, उस दौरान लॉ भी डेवलप होता था, दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। तो मैं समझता हूँ आज भी अगर कोई आ जाता है हमारे उस पार्ट से, क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया में ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रायल कोर्ट लॉयर्स एंड ही वाज ऑन द पीक, नंबर 1 मेरे ख्याल में वो 40-50 साल वो नंबर 1 ही रहे। और अब कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ आपके लिए ये प्रोफेशन नहीं था, आपको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहिए था अपने यंग एज में? नहीं, हमें किसी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी। कोई अपॉर्चुनिटी मिलती ज़रूर जाते। अब किसी ने लॉ में अपॉर्चुनिटी दी तो हम लॉयर बन गए। अगर आप लॉयर ना होते तो क्या होते? आप एक एजम्पशन कभी की होगी कि मैं इसमें ना आता तो मैं ये बन जाता। मेरे ख्याल में शायद मैं राइटर बनता, या फिर मैं मार्केटिंग, मेरे को मार्केटिंग स्किल्स भी मेरी थोड़ी अच्छी हैं, तो मैं या मार्केटिंग में कहीं होते, किसी कंपनी में सीईओ वगैरह होते। अपने अपने फादर से बेसिक क्या चीज़ इम्पोर्टेंट, जो 1-2 पॉइंट ऐसे बताएं लोगों को, क्या सीखा आपने उनसे? मेरे फादर ने मुझे 2 चीज़ें सिखाई और मेरे गुरु ने भी 2-3 चीज़ें सिखाई, जिसमें एक तो हार्ड वर्क है और एक है आपकी एब्सोल्यूट इंटेग्रिटी। यानी कि जब क्लाइंट आपके पास आता है तो आप क्लाइंट के हित में सोचना होता है, अपने हित में नहीं सोचना होता। कई वकील जो हैं वो अपने हित में सोच के पिटीशन फाइल करते हैं, हमें क्लाइंट के हित में सोच के पिटीशन फाइल करना होता है। तो अगर आप हार्ड वर्क करते हैं और आपकी इंटेग्रिटी बिल्कुल इंटैक्ट है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई सक्सेसफुल होने में कोई प्रॉब्लम होगी। एक और मैं आपके फादर साहब की आदत आपको बता देता हूँ कि सभी लोग ये जैसे बुक है तो इसका यहाँ से पेज पर पलटते हैं, आपके फादर साहब शायद ऊपर से पेज पलटते थे, ऊपर से, जहाँ तक मैं समझ जानता हूँ। यस, तो क्या ये आदत आपने भी अडॉप्ट की? नहीं, अच्छा आपने मुझे पूछा, मुझे याद है ये 1992 की बात होगी या 93 की बात होगी। तो उन्हें 3 चीज़ें हैं जो मेरे को, खैर आपने सवाल ही पूछा तो बताता हूँ। उनसे किसी ने पूछा भी एक सक्सेसफुल वकील की 3 निशानी क्या है, तो उन्होंने पहला कहा कि आपके जूनियर्स कितने पुराने हैं, ये बताता है कि आप कितने सक्सेसफुल वकील हैं। दूसरा कि आपके क्लाइंट्स कितने पुराने हैं, वो बताता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। तीसरा, आपकी सीआरपीसी की किताब कितनी पुरानी है, ये बताता है कि आप कितने सक्सेसफुल हैं। तो उनकी जो क्रिमिनल मेजर एक्ट्स की किताब थी वो बिल्कुल फटी हुई, बार बार उसको बाइंड करके ठीक करा के, क्योंकि वो इतने नोट्स बनाते थे। वो कहते हैं कि आपकी सीआरपीसी गीता है, आप जितनी बार पढ़ो उतनी बार उसका नया इंटरप्रिटेशन आता है। तो शायद वो इसलिए इसको यूज़ करते थे कि वो किताब ख़राब ना हो, क्योंकि अगर हम यूँ करेंगे तो किताब ख़राब। आप भी ऐसा ही करेंगे? हाँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, मैं इसको आई ऑलवेज यूज इट लाइक दैट। मैंने भी उनसे ये चीज़ सीख ली थी आज से 5 साल पहले। अच्छा, सीख ली थी आपने। सो उनके अपने, ही हैज़ हिज ओन वे। वो तो एक एक दिन में 50-50, 60-60 इनके पास केसेस होते थे। उस दौरान ट्रायल होते थे 50-50, 15 तो बेल होती थी रोज़ सेशंस कोर्ट की। अभी विकास पावा
क्या अचीव करना चाहते हैं आज की डेट में? अगर वो आगे देखते हैं तो जहाँ पहुँचे हैं वो अपने आप में एक मुकाम है, इसके बाद और क्या? मैं समझता हूँ कि अभी एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि सोसाइटी ने हमको इतना कुछ दिया है, लोगों ने हमें इतना कुछ दिया है, जुडिशरी ने हमको इतना कुछ दिया है, इस प्रोफेशन ने दिया है, तो हम कैसे उसको रीपे करें, वो थॉट मेरे जहन में बहुत ज़्यादा। यू आर रिपेइंग बाय दिस मैसेज, दिस वीडियो? हाँ, ये तो कर ही रहे हैं। अब कोई अगर किसी को इससे कोई फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छा लगेगा हमें, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सोसाइटी को या जैसे अर्थ को, मेरे को थोड़ा सा आज की डेट में ना ये ग्लोबल वार्मिंग और इससे थोड़ा सा लगाव है कि ये हम इसको, धरती को ख़राब ना करें, हम इसको पॉल्यूट ना करें। ऐसे ही मेरे प्रोफेशन से भी है कि कैसे हम प्रोफेशन को वापस दें, कैसे हम इसको और एफिशिएंट बनाएं। तो वो थॉट बहुत आता है, मैं उस पर काम करता भी रहता हूँ। तो एक अपील, मैं अपील नहीं, एक आशीर्वाद के तौर पे कहिए या सजेशन कहिए या एक गाइडलाइन कहिए, अपने जो यंग लॉयर्स आज की डेट में बहुत तादाद में आ रहे हैं, उनके लिए कोई अगर आप मैसेज देना चाहें। देखिए, लॉयर को जैसे कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। मैं समझता हूँ कि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। आपका प्लेसमेंट कहाँ होता है, आपकी जर्नी वहीं से शुरू होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने फादर से सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने सीनियर से सीखी हैं। तो इस प्रोफेशन में कोई भी शुरू से सीख के नहीं आता, तो आपको किसी ना किसी की शागिर्दी ज़रूर करनी है। और शागिर्दी 6 महीने साल में नहीं होती, शागिर्दी तो 5 साल में होती है। आप जिसको भी ज्वाइन करें, जिस प्रोफेशनल को ज्वाइन करें, जिस सीनियर को ज्वाइन करें, लॉ फॉर्म को ज्वाइन करें, वहाँ पे टिक के जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ हैं, जो केवल आपको सीनियर सिखा सकता है, आपको किताबों में लिखा हुआ नहीं होता, वो ज़रूर सीखनी होती हैं। आपने किससे सीखा? फादर साहब से? आपके भी दूसरे गुरु थे? मैंने फादर से भी सीखा। मिस्टर तुलसी के साथ मैंने प्रैक्टिस शुरू की, वो ASG थे। उनके साथ में मिस्टर DNS श्रीवास्तव, एक रिटायर्ड DGP पुलिस थे, वो मेरे बहुत क्लोज रहे। ये सब लोग मेरे से 20-20, 25-25 साल बड़े थे उम्र में, लेकिन मैंने इनके साथ दोस्ती करी। तो उन्होंने जो मुझे ट्रेनिंग दी, उन्होंने जो मुझे अच्छी बातें सिखाई, उन्होंने जो मुझे ऑनेस्टी की बात सिखाई, लॉयल्टी की बात सिखाई, ह्यूमिलिटी की। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ अचीव करने के बाद भी कितने हम्बल रहते हैं, कितने झुके हुए रहते हैं, वो लाइफ बनाता है आपकी। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें जो हैं किताबों में नहीं लिखी होती, ये तो आपके सीनियर ही आपको सिखाते हैं। कैसे हम कोर्ट में प्रेजेंट करें, कैसे हम कोर्ट में जाएं तो अपने आप को एक्सप्रेस करें। जैसे मुझे मेरे एक सीनियर ने बताया था कि जब हम किसी हॉल में, किसी रूम में घुसते हैं, लेकिन हम बोल नहीं रहे होते, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोल नहीं रहे, आपकी पर्सनैलिटी बोल रही होती है। आपका जो चाल चलन है, जिस तरीके से आप वॉक करते हैं, जिस तरीके से आप लोगों को मिलते हैं, दैट इज़ अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़, इट्स अ पैकेज इन इटसेल्फ। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपको कोई सीनियर ही सिखाता है। इसलिए जूनियर लॉयर्स को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए। कई जगह ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ कि ज़रूरत होती है, नेसेसिटी लर्निंग की हो गई या लर्निंग की कम हो गई, तो वो ठीक है। पहले दिन ये सब चाहते हैं गाड़ी भी ले लें और बहुत अच्छा फ़ोन भी ले लें। फोकस्ड लर्निंग पे होना चाहिए। एक तो किताब, ये लॉ की लर्निंग पे, और दूसरा लाइफ के प्रिंसिपल्स की लर्निंग पे। क्योंकि प्रैक्टिस जो है ये ब्लेंड है बहुत सारी चीज़ों का। ये सिर्फ ये नहीं कि आपके पास केस आ गया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। आप क्लाइंट से कैसे डील करते हैं, आप कोर्ट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, आप अपने जूनियर से कैसे डील करते हैं, आप क्या लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। लोगों को शायद ये भ्रम है कि ये प्रोफेशन उनका लाइफ है। मैं समझता हूँ ये प्रोफेशन हमारी लाइफ का एक पार्ट है। आप कहीं ये 60% पार्ट है, 40% तो और भी है। आपकी लाइफ, आपकी फैमिली भी है, दोस्त भी हैं, आपको लाइफ को एंजॉय भी करना है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग। तो मैं अपने जूनियर्स को, कॉलीग्स को ये कहता हूँ कि जिस लॉयर को अपनी छुट्टियां एंजॉय करना नहीं आता, वो कभी सक्सेसफुल लॉयर नहीं बन सकता। इसीलिए आप अभी गोवा से आए हैं। तो ये वन हैज़ टू डू एवरीथिंग। बहुत धन्यवाद पावा जी, आपने जो आज नॉलेज दी हमारे यंग लॉयर्स को, नहीं सभी को, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी, और मैं कहूँ ये सोशल सर्विस भी है। और जैसा आपने कहा कि इस तरफ आपका रुझान है, तो सुना दोस्तों आपने विकास पावा जी को,
ना केवल एक सीनियर एडवोकेट हैं लेकिन एक बहुत सीनियर ह्यूमन बीइंग भी हैं, जिनके अंदर जो एक इंसान है वो बहुत मजबूती के साथ बसता है, और ये इंसानियत और ये इंसान ही रेस्पेक्ट का काबिल होता है। इसी की जो सम्मानित होता है इसी से होता है। और दोस्तों, मैं ऐसी और आपको हस्तियों से मिलाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि पावा जी से अभी बहुत कुछ लेना है, कई सब्जेक्ट्स पे इनसे बात करनी है। इनकी मास्टरी न केवल पीएमएलए पे है, न केवल पीसी एक्ट पे है, बल्कि और भी कई चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।